पेशहर्ष ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत, अभिनंदन। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी के अंदर। कल हमने पढ़ा था भाषा, व्याकरण और लिपि। तो पहला टॉपिक था जिसमें अपन ने पढ़ा था भाषा, व्याकरण एवं लिपि। ये टॉपिक था भाषा, व्याकरण एवं लिपि। तो अपन ने कल पढ़ा था भाषा। तो भाषा में अपन ने पढ़ा था कल कि भाषा शब्द की उत्पत्ति और भाषा की परिभाषा और भाषा के रूप। तो अपन ने भाषा के दो रूप पढ़े थे। एक पढ़ा था मौखिक भाषा और दूसरा पढ़ा था अपन ने लिखित भाषा। तो आज अपन पढ़ेंगे मौखिक व लिखित भाषा में अंतर। लिखित भाषा में अंतर। तो हमने मौखिक भाषा पढ़ ली और लिखित भाषा, दोनों भाषाओं को अपन ने कल पढ़ लिया था और उदाहरण सहित पढ़ लिया था कि जिनको बोल करके प्रकट किया जाता है, भाव और विचारों या अभिव्यक्ति की जाती है, वो मौखिक भाषा। लिख करके प्रकट किया जाता है लिखित भाषा। अब इन दोनों में अपन को अंतर स्पष्ट करना है कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा, दोनों भाषाओं में मुख्य रूप से क्या अंतर पाया जाता है। और इसमें पहला रहेगा कि मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जिसको बोल करके प्रकट किया जाता है। जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को बोल करके प्रकट करता है, मौखिक भाषा कहलाती है। तो पहला इसमें अंतर रहेगा मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। यह रहेगा इन दोनों में पहला अंतर कि मौखिक भाषा होती है वो क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा होती है उसमें क्या पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है। जैसे अपन किसी भाषा को बोलते हैं या फिर अपन की अभिव्यक्ति करते हैं तो उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, वो हमेशा क्या रहती है, परिवर्तनशील रहती है। जबकि लिखित भाषा होती है उसमें हमेशा क्या पाई जाती है, स्थिरता पाई जाती है, उसमें परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो पहले इसमें अंतर रहेगा कि मौखिक भाषा होती है वो परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है, यानी उसमें स्थिरता पाई जाती है। अब रहेगा दूसरा अंतर मौखिक भाषा में सदैव ताजगी होती है। अब देखो, मौखिक भाषा होती है उसमें हमेशा क्या रहती है, ताजगी रहती है। परंतु लिखित भाषा होती है, लिखित भाषा के अंदर क्या होती है, उसमें ताजगी नहीं होती है। जबकि लिखित भाषा में रूट, अब देखो एक शब्द आ रहा है रूट। अब रूट अपन जब शब्द शक्ति पढ़ेंगे तभी भी ये एक भेद रहेगा। और यहां पर भी आ रहा है रूट।
अब रूट शब्द वो शब्द होता है जो जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा वंशानुक्रम लगातार चलता आ रहा, उसे रूट कहा जाता है। अब मौखिक भाषा होती है, उसमें सदैव ताजगी, हमेशा उसके अंदर एक ताजगी रहती है। जैसे अपन कोई भाषण उद्बोधन देते हैं तो व्यक्ति में क्या रहती है, हमेशा ताजगी रहती है, भाषा है मौखिक। अब लिखित भाषा होती है, उसमें एक तो होता है रूढ़पन, यानी रूढ़पन, और रूढ़पन के साथ साथ उसमें होती है प्राचीनता युक्त होती है। रूढ़ व प्राचीनता युक्त होती है। ये रहेगा इसमें दूसरा अंतर। तो मौखिक भाषा में हमेशा ताजगी रहेगी, वो भाषा हमेशा ताजगी से भरी हुई होती है। जब व्यक्ति बोलता है तो उसमें एक नया जोश, एक नया उत्साह या फिर उमंग होती है, ताजगी होती है। जबकि लिखित भाषा होती है, उसमें रूढ़ और प्राचीनता होती है। जैसे अपन कोई लिखते हैं तो उसमें प्राचीनता होती है और रूढ़ता होती है। और यहाँ पर एक रूढ़ालोचना शब्द शक्ति का भेद है, जिसमें भी ये शब्द आ रहा है। और अपन आगे व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण के अंग रहेंगे, तो व्याकरण के अंग अंदर अपन पढ़ेंगे ना, तब उसके अंदर आएगा एक शब्द विचार। तो शब्द विचार में शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर जब हम भेद पढ़ेंगे ना, उसके अंदर एक शब्द रहेगा रूढ़ शब्द। कौन सा शब्द रहेगा? रूढ़ शब्द रहेगा। अब लिखित आ रहा है तो लिखित आ रहा है तो निश्चित है कि उसको किसी ध्वनि चिन्हों के माध्यम से लिखा जा रहा है, तो इसीलिए रूढ़, यहाँ पर रूढ़ और प्राचीनता पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? वो पाई जाती है लिखित भाषा। तो इसके अंदर कितने हो गए अंतर? दो हो गया। मौखिक भाषा होती है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है, लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसमें हमेशा स्थिरता पाई जाती है। मौखिक भाषा सदैव ताजगी भरी होती है, लेकिन जो लिखित भाषा होती है उसमें रूढ़ और प्राचीनता होती है। अब अगला रहेगा तीसरा, मौखिक भाषा पर, अब देखो यहां पर महत्वपूर्ण बिंदु है कि मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा पर जो बाहरी भाषा होती है या स्थानीय भाषा होती है उनका उसमें क्या होता है? प्रभाव रहता है। परंतु जो लिखित भाषा होती है उसमें उनका कोई प्रभाव नहीं रहता है, और इसके अंदर स्थानीय बोल्य होता है, यानी मौखिक भाषा पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। जबकि लिखित भाषा में नहीं होता है। अब लिखित भाषा में क्यों नहीं होता है? यानी मौखिक भाषा होती है उसमें स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है। जैसे अपन क्लास के अंदर कोई बच्चा आपस में बोलता है, संवाद करता है, या फिर जैसे अपन नागौर जिले के हैं और कोई बच्चा दूसरे जिले से आता है, तब वो बोलेगा, अपना संवाद करेगा या अपनी अभिव्यक्ति प्रकट करेगा, तो वो निश्चित है अपनी स्थानीय बोली में करेगा, अपनी स्थानीय बोली में करेगा। तो निश्चित है कि उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहेगा। किसमें रहेगा? मौखिक भाषा में रहेगा। क्यों? वो अपने स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष की भाषा के जो शब्द है उन शब्दों का उच्चारण करेगा। तो मौखिक भाषा होती है उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, जबकि लिखित भाषा में नहीं होता है। क्योंकि अब यहां पर क्या करना, क्योंकि लेखक सतर्क होकर लिखता
क्योंकि लेखक सतर्क होकर के लिखता है, इसलिए जो स्थानीय बोलियां होती है उनका प्रभाव नहीं रहता है। तो ये रहेंगे इसमें 3 अंतर। तो एक बार वापस देखो तीसरा, मौखिक भाषा होती है उस पर स्थानीय बोलियों का प्रभाव रहता है, यानी जो स्थानीय अपनी क्षेत्र विशेष स्थान विशेष की जो बोली होती है उसका प्रभाव मौखिक में रहेगा, लिखित में नहीं होता है। अब लिखित में क्यों नहीं होता है? जब कोई भी लेखक होता है, जब वो लिखता है तब वो सतर्क होकर के लिखता है, जिसके कारण इस पर स्थानीय बोलियों का कोई प्रभाव नहीं रहता है। अब अगला रहेगा चौथा बिंदु, मौखिक भाषा। अब देखो यहां पर मौखिक भाषा के अंदर अपन बोलते हैं, तब बोलने पर क्या होता है, जो भी उसके अंदर वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, और लिखते हैं तब वाक्य क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो देखो मौखिक भाषा में बोलने पर छोटे छोटे वाक्य होते हैं, जबकि लिखने पर बड़े बड़े वाक्य होते हैं। अब इसमें चौथा अंतर, मौखिक भाषा होती है, मौखिक भाषा के अंदर जब अपन बोलते हैं तब वाक्य होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे वाक्य होते हैं, बड़े वाक्य नहीं होते हैं, छोटे छोटे वाक्य होते हैं। परंतु जब भी अपन लिखते हैं तब वाक्य क्या होते हैं, बड़े वाक्य होते हैं। यानी मौखिक भाषा के अंदर जो वाक्य होते हैं वो छोटे वाक्य होते हैं, और लिखित भाषा के अंदर जो वाक्य रहेंगे वो क्या रहेंगे, बड़े वाक्य रहेंगे। जैसे इसमें आपको उदाहरण भी मिलेगा, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों में एक मैं आपको नाम बताता हूं, कादंबरी। कादंबरी एक ग्रंथ है। अब कादंबरी ग्रंथ लिखित ना भाषा का एक उदाहरण है, जिनमें ये अंतर स्पष्ट होता है जो यहां पर लागू होता है इस ग्रंथ के लिए। कादंबरी एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपको इतने बड़े बड़े वाक्य मिलेंगे जो एक वाक्य कम से कम एक पृष्ठ में एक वाक्य मिलेगा। तो भाषा कौन सी रहेगी, लिखित भाषा रहेगी, ग्रंथ रहेगा कादंबरी। तो कादंबरी ग्रंथ के अंदर बड़े बड़े वाक्य दिए गए हैं, जो एक वाक्य है वो एक पृष्ठ का वाक्य आपको मिलेगा। अब अगला देखो, हो गया, ये थे इसमें मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो ये अभी तक पूछा गया नहीं था, इसको आप विशेष ध्यान रखना, दोनों का अंतर। अभी पिछले बोर्ड एग्जाम के अंदर पूछा था, तो यह भाषा से एक प्रश्न उठाया था, भाषा से एक प्रश्न लिया था कि भाषा का समाज में क्या महत्व है। तो भाषा का समाज में महत्व है कि समाज में व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी होता है और समाज में रहता है, और समाज में रहने पर अपने विचार, अपनी अभिव्यक्ति, अपने संदेश को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब आदान प्रदान करने का माध्यम होता है वो भाषा कहलाती है। तो भाषा से एक प्रश्न पूछा गया था। बाकी जो प्रश्न पूछा गया था वो लिपि से पूछा गया था, जो अपन आगे पढ़ेंगे। तो ये था लिखित भाषा और मौखिक भाषा दोनों में अंतर। अब आगे देखो, अब अगला बिंदु रहेगा कि भाषा है, भाषा के भी बहुत सारे विविध रूप बताए गए हैं, भाषा के विविध रूप बताए गए हैं। तो अगला बिंदु,
भाषा के विविध रूप, भाषा के विविध रूप। अब अपन ने पहले भाषा पढ़ी, तो भाषा हो गया शब्द की उत्पत्ति, भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप लिखित और मौखिक, फिर अपन ने पढ़ा था लिखित भाषा और मौखिक भाषा में अंतर। अब आ रहा है भाषा के विविध रूप, यानी भाषा के और कौन कौन से ऐसे रूप हैं जिसके अंदर अपन भाषा को और अन्य रूपों में भी पढ़ सकते हैं या फिर उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो भाषा के भी और रूप बताए गए हैं। अब भाषा के विविध रूप हुए कैसे? जिस प्रकार से कोई व्यक्ति अनेक भाषा के संपर्क में आता है, अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है, तो अनेक भाषा और अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आने पर क्या हुआ? भाषा का भी रूप क्या हुआ है? अलग अलग रूप हो गए हैं। तो अब अपन इसमें भाषा के विविध या अलग अलग रूप पढ़ेंगे। अब विविध रूप होने का कारण मैंने बताया है आपको कि भाषा के विविध रूप होने का कारण कि व्यक्ति होता है जो अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहता है, और संपर्क में रहने के कारण भाषा के भी अनेक रूप हो गए। लिख देता हूं मैं, व्यक्ति, अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आ जाने पर भाषा के विविध रूप भाषा के विविध रूप माने जाते हैं। यानी व्यक्ति है, जो व्यक्ति अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहता है और अनेक व्यक्तियों के संपर्क में रहने के कारण भाषा होती है, उस भाषा के भी क्या हो जाते हैं? विविध रूप हो जाते हैं। अब इसमें अपन पहला पढ़ेंगे। अब भाषा के कौन कौन से रूप है? अपन ने पहले दो ही पढ़ा, एक तो लिखित भाषा पढ़ा है और एक अपन ने पढ़ा है मौखिक भाषा। अब आ रहा है इसके अलावा भाषा के और भी विविध रूप बताए गए। अब विविध रूप होने का कारण क्या है? कि व्यक्ति जब व्यक्तियों के संपर्क में आता है और संपर्क में रहने के कारण भाषा है, भाषा के भी अनेक क्या हो गए? रूप हो गए। अब इसमें पहले रहेगी मूल भाषा। पहले क्या रहेगी? मूल भाषा। अब इसको अच्छी तरह से देखो, पहले भाषा ही पढ़ा अपन ने, अब यहां पर अपन भाषा के अलग अलग रूप पढ़ेंगे। तो इसमें पहली आ रही है कि मूल भाषा। अब अपन वर्तमान में हिंदी भाषा, ढूंढाड़ी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, हाड़ौती या भोजपुरी, चाहे कोई सी भी भाषा हो, उस भाषा में ये विविध रूप पाए जाते हैं। अब यहां पर मूल भाषा आ रही है, तो संपूर्ण भाषाओं की एक मूल भाषा मानी जाती है, उसको कहते हैं मूल भाषा। जैसे अपन आर्यों की संतान, अपन किनकी संतान है? आर्यों की संतान। और आर्यों की संतान होने पर आर्यों की भाषा रही है वो आर्य भाषा रही, और आर्य भाषा रहने पर उसके बाद में धीरे धीरे भाषा के बहुत सारे विविध रूप हो गए, परंतु वो मूल रूप से किसका रहेगा? वो एक ही भाषा परिवार, यानी एक ही भाषा परिवार के रहेगा। वो कौन सी भाषा कहलाती है? मूल भाषा कहलाती है। जैसे हिंदी, जैसे कर्म ले लो, चाहिए मैं बताता हूं अपन हिंदी का कर्म क्या रहेगा। जैसे संस्कृत, इस कर्म को देखना, पाली, पाली के बाद में प्राकृत, प्राकृत के बाद में अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद में रहेगी हिंदी, हिंदी में रहेगी पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो देखो ये क्रम आ रहा है। अब यहां पर ये
संपूर्ण भाषा का ही रूप है। अब हिंदी में ले लो पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। अब यहां पर आ रहा है मूल भाषा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी और हिंदी से पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। तो अलग अलग हिंदी की भी बहुत सारी बोले रहेगी, वो आगे वाली क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा। तो यहां पर संस्कृत भाषा आ रही, तो यहां पर मूल भाषा कौन सी रहेगी? मूल भाषा रहेगी संस्कृत। क्यों? अपन कहते हैं संपूर्ण भाषाओं की जननी, तो किस भाषा को कहते हैं? संस्कृत भाषा को कहते हैं। अब संस्कृत के साथ में भी एक है, आप कंफ्यूजन नहीं हो रहा है, यहां पर कभी कभार दे दिया जाता है वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। तो एक ही रूप में ध्यान रखना, यहां पर तो संस्कृत आ रहा है और यहां पर कभी कभार दे दिया जाता है वैदिक संस्कृत। तो वैदिक संस्कृत क्यों? क्योंकि वेदों की रचना संस्कृत भाषा में हुई, इसलिए इसको कहा जाता है वैदिक संस्कृत। तो ये हुई अपन की मूल भाषा। समझ में आ रहा है ना कैसे कि ये सभी भाषा है। सभी भाषाओं की जन्म किस भाषा से हुआ? संस्कृत से हुआ है। तो संस्कृत से हुआ है तो यहां पर मूल क्या रहेगी? संस्कृत भाषा रहेगी यहां पर। ऐसे ही मूल भाषा के अंदर अपन प्राचीन समय में विश्व में बोले जाने वाली अनेक भाषाएं, मैं इसकी परिभाषा लिखवा देता हूं। देखो इसमें विश्व में अनेक, अब विश्व में जो अनेक भाषा बोली जाती है और अनेक भाषाओं में मूल एक ही भाषा होती है। विश्व में अनेक भाषा बोली जाती है, अनेक भाषा बोली जाती है, उसमें मूल एक भाषा, मूल एक भाषा है जिसका हमें, अब विश्व के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती है और अनेक भाषा बोली जाती है, परंतु उसके अंदर उसमें एक मूल भाषा होती है, मूल भाषा होती है, मूल भाषा जिसमें अपन को उसके ज्ञान नहीं होता, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता। आप देख लो ध्यान से इस परिभाषा को कि विश्व के अंदर अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और अनेक भाषाओं में से एक मूल भाषा बोली जाती है, परंतु अपन को उस मूल भाषा का ज्ञान नहीं होता है और ज्ञान नहीं होने के कारण जब उस भाषा का पारिवारिक रूप से वर्गीकृत किया जाता है, देखो नहीं होता है, जब उस भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण, अब देखो यहां पर आ रहा है पारिवारिक वर्गीकरण, जैसे अपने पढ़ा था संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। तो यहां पर ये संपूर्ण भाषा है वो एक ही परिवार की सदस्य रहेगी और वही रूप यहां पर आ रहा है पारिवारिक वर्गीकरण। जब अपन उस भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के अंदर, वर्गीकरण में लगभग लगभग 10 भाषा, लगभग 10 भाषाओं को दर्जा दिया गया। 10 भाषाओं को दर्जा दिया गया। अब देखो पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं, तब पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण करने पर उसमें लगभग 10 भाषाओं को क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। अब 10 भाषाओं में से
उसमें से एक क्या रहेगी, मूल भाषा रहेगी, वो क्या कहलाती है, मूल भाषा कहलाती है। और उसी प्रकार अपन देखते हैं वर्तमान समय के अंदर, और जो हिंदी साहित्य के विद्यार्थी वो विशेष ध्यान रखना यहाँ पर अब आगे, क्यों, उसके अंदर संपूर्ण वर्णन मिलेगा आपको साहित्य के अंदर। जब इसमें भाषाओं का दर्जा दिया गया है, कितनी भाषाओं का दर्जा दिया गया है, 10 भाषाओं। जैसे अपन वर्तमान के भारतीय संविधान के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर भारतीय संविधान के अंदर 22 भाषाओं को वर्तमान क्या दिए गए, दर्जा या मान्यता दी गई। उसी प्रकार यहाँ पर जो परिवार, भाषाई परिवार है, उसका क्या करते हैं, वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने पर उसमें लगभग कितनी, 10 भाषाओं को क्या दिया गया है, दर्जा दिया गया है। परंतु आधुनिक भारतीय, अब देखो आगे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भारोपी परिवार माना है। अब देखो यहां पर एक परिवार का नाम आ रहा है, भारोपी परिवार। अब मैंने पहले भी बताया था कि अपन किनकी संतान है, आर्य की संतान, तो भाषा कौन सी रही, आर्य भाषा। और उसी प्रकार यहां पर दिए गए मूलतः एक भाषा है जिसका ज्ञान नहीं है। जब हम उस भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तब उसमें लगभग कितनी भाषाओं को दर्जा दिए गए, 10 भाषाओं को दर्जा दिए गए। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा को भारोपी परिवार माना है। यानी आधुनिक जो अपन की भाषा है वो किसकी भाषा मानी जाती है, आर्य भाषा। परंतु आर्य भाषा है वो किसकी संतान मानी जाती है, आर्य भाषा भारोपी परिवार की एक सदस्य मानी जाती है। तो यहां पर देखो मूल भाषा हुई नहीं, तो मूल भाषा इधर देखो, मूल भाषा रहेगी आर्य भाषा, और आर्य भाषा भी एक परिवार की सदस्य है, वो है भारोपी परिवार की सदस्य। तो संपूर्ण जैसा अपनी हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा है वो एक परिवार की सदस्य है। किस परिवार की, भारोपी परिवार की सदस्य है। जैसे हिंदी अपने पढ़ा भी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अभ्रंश हिंदी, पूर्वी पश्चिमी हिंदी, ढूंढाड़ी, भोजपुरी, मालवी, ये संपूर्ण भाषा पढ़ते हैं। तो संपूर्ण भाषाएं एक ही परिवार का सदस्य रहेगी। वो किस परिवार का सदस्य रहेगी, भारोपी परिवार का सदस्य रहेगी। तो ये होती है मूल भाषा। मूल भाषा उसे कहते हैं जब भारत के अंदर या अपन राष्ट्र के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, परंतु संपूर्ण भाषाएं वो एक ही परिवार का सदस्य मानी जाती है। यानी उनमें से भाषा रहेगी जो इस भारोपी परिवार की सदस्य मानी जाती है, वही क्या कहलाती है, मूल भाषा कहलाती है। तो ये था मूल भाषा और मूल भाषा की परिभाषा। और मूल भाषा के अंदर विशेष अपन आर्यों की संतान, तो अपन की विशेष भाषा रहेगी आर्य भाषा। और साहित्य वालों के लिए विशेष इसमें आप देखिए अध्याय दिया हुआ है कि जिसमें हमारे को आर्यों की संतान बताया गया है, हमारी भाषा आर्य भाषा बताया गया है, सबसे पवित्र भाषा या सबसे पवित्र प्राणी आर्यों को बताया गया है। और इसी में मूल भाषा है जिसके अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि जिसके अंदर कोई सी भी भाषा हो वो भारोपी भाषा परिवार की सदस्य मानी जाती है, और जिसके कारण वो क्या कहलाती है, मूल भाषा कहलाती है। अब इसके बाद में दूसरा आता है, मूल भाषा के बाद में आता है विभाषा। अब विभाषा है वो विशेष ध्यान रखना, विभाषा रहेगी वो मूल भाषा का एक रूप रहेगी। मूल भाषा का रूप क्या रहेगा, विभाषा। तो दूसरा रहेगा विभाषा। विभाषा, अब देखो इसको विभाषा को। अब विभाषा किसे कहते हैं, ये प्रांत या उप प्रांत, ये है एक प्रांत व उप प्रांत। अब ध्यान रखना दोनों शब्दों को, एक आ रहा प्रांत, एक आ रहा उप प्रांत, इन दोनों में प्रचलित होती है भाषा।
यानी एक प्रांत विशेष एक उप प्रांत विशेष में बोली जाती है, यानी इसका तो बड़ा रहेगा। ये एक परिवार की भाषा है, मूल भाषा है, यहां पर विभाषा है वो इसी का रूप है, परंतु ये एक प्रांत व उप प्रांत में प्रचलित होती है, यानी एक प्रांत विशेष और एक उप प्रांत में प्रचलित होती है, और इसका क्षेत्र होता है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। प्रांत उपरांत में प्रचलित होती है, यह है बोली की अपेक्षा। अब देखो ध्यान रखना, यहां पर विभाषा पढ़ रहे हैं, वहां पर शब्द आ रहा है बोली। अब भाषा पढ़ा, विभाषा इसका छोटा रूप रहेगा, प्रांत या उपरांत में बोली जाती है। बोली होती है वो इससे सीमित या छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष के लिए होती है, वो बोली का रूप रहेगा। तो इसका प्रांत उपरांत में प्रचलित होती है। ये बोली की अपेक्षा क्या होती है? ये बोली की अपेक्षा विस्तृत होती है। बोली की अपेक्षा क्या होती है? विस्तृत होती है। अब बोली का मैंने अभी बताया था आपको कि बोली होती है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, और विभाषा होती है तो बोली की अपेक्षा क्या होता है? थोड़ा सा बड़ा या विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। तो प्रांत उपप्रांत में प्रचलित भाषा होती है वो क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है, जिसका क्षेत्र होता है बोली की अपेक्षा थोड़ा सा क्या होता है? विस्तृत होता है, और ये क्या होता है? स्थानीय रूप में होती है, और इसका क्षेत्र होता है थोड़ा सा विस्तृत होता है। अब इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर ये विभाषा स्थानीय भेदों के आधार पर बोलियों में प्रचलित होती है। क्या होती है? ये बोलियों में प्रचलित होती है। जैसे बोली का रूप संक्षिप्त क्षेत्र रहेगा, या जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी वे भाषा जो सीमित क्षेत्र में बोली जाती है वो तो बोली रहेगी, और बोली की अपेक्षा थोड़ा सा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है वो क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। और ये एक विधायी या स्थानीय भेदों के आधार पर कर्म करती है। विधायी यानी ये विभाषा होती है, विभाषा के अंदर स्थानीय और विधायी का रूप होता है, और इसके अंदर साहित्यिक रचना भी मिल सकती है। आप देखो इसमें विस्तृत होता है, अपेक्षाकृत क्या रहेगा? विस्तृत रूप। अब आगे देखो इसमें विभाषा होती है, विभाषा में साहित्यिक रचना होती। अब इसको विशेष देखें, साहित्यिक रचना। अब साहित्यिक रचना उसी की होती है कि जिनका अपना शब्दकोश हो और जिनका क्षेत्र विस्तृत हो, और जिनका क्षेत्र विस्तृत होता है और जिनका अपना शब्दकोश होता है, उसमें क्या होती है? साहित्यिक रचना की जाती है। तो अब विशेष ध्यान रखना, बोली भी साथ में आ रही है, यहाँ पर बोली शब्द आ रहा है इस परिभाषा के अंदर, तो बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, विभाषा में साहित्यिक रचना होती है। जैसे मैं उदाहरण बता देता हूं आपको, ये रहेगा एक प्रांत विशेष, उपप्रांत में बोली जाती है, और इसका क्षेत्र रहेगा बोली की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र रहेगा। जैसे गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि। गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि ये भाषाएं विभाषा कहलाती है। अब देखो दो शब्द आ रहे, प्रांत उपप्रांत। तो गुजराती है वो गुजरात प्रांत में बोली जाती है, पंजाबी पंजाब प्रांत में बोली जाती है, मराठी
महाराष्ट्र प्रांत में बोली जाती है। तो प्रांत विशेष की बात हुई, तो प्रांत विशेष की भाषा होने पर क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। और इसके अंदर क्या होती है? साहित्यिक रचना की जाती है। अब आगे देखो, अब इनके साथ में ले लो आप बोली। विभाषा के साथ में क्या लेनी है आपको? बोली ले लो। विभाषा के साथ में बोली। अब यही से स्पष्ट हो रहा है कि विभाषा होती प्रांत में, उपरांत में प्रचलित होती है। अब यहां देखो, बोली की अपेक्षा विस्तृत रूप में बोली जाती है, यानी विभाषा का जो क्षेत्र होता है बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। तो अपन अब बोली पढ़ रहे हैं, तो बोली के अंदर क्या रहेगा? इसका जो क्षेत्र रहेगा वो सीमित क्षेत्र रहेगा बोली का। और बोली होती है, ये परिवर्तन होती है, अलग अलग बोली बोली जाती है। जैसे अपन कालांश के अंदर बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं और अधिकांश अलग अलग जिलों से, तो स्वाभाविक है, निश्चित है, सभी की बोली अलग अलग रहेगी, बोली में भिन्नता रहेगी। जैसे जैसलमेर, बाड़ी पश्चिमी राजस्थान और शेखावाटी क्षेत्र और भुनाड़ क्षेत्र। जैसे अपन जयपुर के विद्यार्थी, जब जयपुर के विद्यार्थी को आप देखते हो या जयपुर कभी जाने का अवसर मिले तो आप देखना, वहां की बोली में और अपन की बोली में अंतर पाया जाता है। क्यों? क्षेत्र विशेष की अलग बोली होती है और एक कहावत भी है, एक कहावत भी प्रचलित है यहां अपन के यहां कि जो बोली होती है वो परिवर्तित होती है। जैसे एक कहावत है कि पग पग बदले पानी, 5 कोश में वाणी। वाणी होती है 5 मील 7 मील के अंदर वाणी बदलती है। तो ये कहावत यहां पर लागू होती है बोली के अंदर। तो बोली होती है, इसका संबंध ग्राम या मंडल तक सीमित होता है। इसका संबंध ग्राम व मंडल तक सीमित होता है। अब यहां पर 2 शब्द है, एक तो आ रहा है ग्राम और एक आ रहा है मंडल। ग्राम और मंडल तक सीमित होता है, ग्राम मंडल तक सीमित होता है। अब पहले वाले देखो, अपने विभाषा में क्या पढ़ा था कि उसका क्षेत्र विस्तृत रहेगा, वो प्रांत और उपप्रांत का रूप रहेगा। और यहां पर आ रहा है ग्राम और मंडल, तो प्रांत तो एक बड़ा क्षेत्र, ग्राम एक छोटा क्षेत्र, उपप्रांत बड़ा क्षेत्र, मंडल एक छोटा क्षेत्र। तो ये तो इसका क्षेत्र रहेगा विस्तृत और इसका क्षेत्र विस्तृत नहीं रहेगा। और यहां पर आपने पढ़ा था कि इसमें साहित्यिक रचना होती है, परंतु इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। अब इसमें अधिकांश देश शब्दों का प्रयोग होता है। इसमें देश शब्दों, अब देखो ध्यान रखना, एक शब्द आ रहा देशज। कौन सा शब्द आ रहा है? देश शब्द आ रहा है। इस शब्द का विशेष ध्यान रखना, देशज। अब देश और जय, जय का अर्थ आपको लेना है जन्म, जय का जन्म। वे शब्द जिनका जन्म देश या प्रांत या ग्राम में मंडल में हुआ हो वो क्या कहलाता है? देश शब्द कहलाता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के आधार पर इस शब्दों का भेद है। तत्सम तद्भव देशज विदेशी संकर। तो देशज, तो यहां पर देखो इसमें देश शब्दों का प्रयोग होता है, देश शब्दों का प्रयोग होता है। अब देश शब्द वो शब्द होते हैं जो अपने क्षेत्र विशेष, स्थान विशेष और प्रांत विशेष के शब्द होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? देश शब्द कहलाते हैं। स्थानीय शब्द हमेशा देश में आते हैं, जैसे पगड़ी, प्रांत विशेष, परात, देश शब्द। तो ऐसे शब्द जो स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो क्या कहलाते हैं?
देश शब्द कहलाते हैं। तथा प्रयोग होता है, तथा घरेलू शब्दावली अब देखो इसमें घरेलू शब्दावली का भी इसमें प्रयोग होता है। बोली होती है, बोली के अंदर घरेलू शब्दावली का प्रयोग होता है, देशी शब्दों का प्रयोग होता है। तो स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष के शब्द और घरेलू शब्दावली, जैसे अपन अपनी घरेलू शब्दावली में बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, जैसे खचाखच, लबालब। अब ये शब्द किसी भाषा के शब्द नहीं है, स्थान विशेष, क्षेत्र विशेष के शब्द रहेंगे। जैसे अपन के यहाँ पर आदिवासी दो खेत होते हैं, उनकी मेड़ होती है, उसको सींग बोला जाता है। तो स्थान विशेष का शब्द है सींग, खचाखच, लबालब। जैसे ध्वन्यात्मक शब्द दरवाजा खटखटाना, ऊंट बनवाना, गाय रंबाना, ऐसे शब्द जो मनगढ़ंत के शब्द होते हैं, स्थान क्षेत्र विशेष के शब्द होते हैं, वो इसमें रहेंगे। और इसमें घरेलू शब्दावली का प्रयोग होता है। घरेलू शब्दावली का क्या होता है, इसमें बाहुल्य होता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा क्या होती है, बोलचाल की भाषा। यानी बोली के अंदर जो भाषा होती है वो बोलचाल की सामान्य भाषा होती है और उसको बोली कहा जाता है। तो आ गया किसी ग्राम या मंडल स्तर पर बोली जाती है, उसको बोली कहा जाता है। और बोली के अंदर देशी शब्दों का प्रयोग और सामान्य घरेलू शब्दावली का प्रयोग होता है इसमें। और मुख्य रूप से ये बोलचाल की भाषा होती है, उसको क्या कहा जाता है, बोली कहा जाता है। और इसका जो लहजा होता है कुछ दूरी पर बदल जाता है। मैंने अभी एक कहावत बताई थी ना कि पग पग बदले पानी, 5 कोस में वाणी। पानी होता एक कदम रखते ही पानी का जो स्वाद होता है वो बदल जाता है, वैसे 5 कोस दूर जाने पर क्या बदल जाती है, बोली बदल जाती है। तो इसी के अंदर है कि कुछ दूरी पर जाते क्या होता है, ये बदल जाती है। यानी इसके अंदर क्या होता है, कुछ बदलाव दिखाई देता है। इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती। यह रहेगी बोली। अब विभाषा और बोली मंत्र हुए स्पष्ट। यह तो होती है मूल भाषा, इसका छोटा रूप विभाषा। यह प्रांत उपरांत में बोली जाती है, साहित्यिक रचना होती है, बोली होती है, ग्राम या मंडल स्तर पर बोली जाती है। इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है, देशी शब्दों या घरेलू शब्दावली का प्रयोग होता है और कोई भी इसमें साहित्यिक रचना नहीं होती है। तो ध्यान रखना, विशेषतः साहित्यिक रचना उसी की होती है जिसका अपना एक शब्दकोश होता है, क्षेत्र विस्तृत होता है, उसी में साहित्यिक रचना होती है। तो बोली में कोई साहित्यिक रचना नहीं होती। तो ये था आपकी टॉपिक। जो बाकी बचे हुए हैं वो अपन आगे वाली क्लास के अंदर पढ़ेंगे।